हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। आज का हमारा टॉपिक है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। एज द बैंकिंग सिस्टम को के रिफॉर्म्स को 50 इयर्स हो गए 2019 में, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है प्रीलिम्स में और मेंस में आने के लिए। ठीक है, तो आज हम पूरा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का कंसेप्ट समझेंगे, क्यों हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, इट विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो क्या हुआ एग्जैक्टली 50 ईयर्स अगो द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर अंडरवेंट अ टेक्टोनिक शिफ्ट। कौन था गवर्नमेंट में तभी? इंदिरा गांधी जी थे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेशनलाइज द 14 बिगेस्ट कमर्शियल बैंक्स इन 1969। 14 जो बैंक्स थे, बिगेस्ट कमर्शियल बैंक्स जो थे, पहले बैंक्स गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आते थे, पहले बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में आते थे। तो हमेशा वो अपने हिसाब से लैंडिंग करते थे, मतलब उनको जहाँ पे फ़ायदा, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज गोज़ फॉर प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट सेक्टर ऑलवेज गोज़ फॉर वेलफेयर, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, तो 1969 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 14 बिगेस्ट कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। नेशनलाइजेशन बस मतलब क्या, बेसिकली देवर टर्न अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, according to many economics, nationalization of bank was the single most important economic policy decision taken by any government after 1947। जो अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं उनको लगता है कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वॉज ए वेरी बिग डिसीजन। द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिसीजन इज कंसिडर्ड बाय सम टू बी इवन मोर देन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इससे भी ज़्यादा बढ़ के इम्पॉर्टेंट थी वो। ड्यूरिंग दैट टाइम मैनी एशियन, मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम मतलब 1969 के टाइम पे, ठीक है, जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था, ड्यूरिंग दैट टाइम मैनी एशियन कंट्रीज वे स्विचिंग टू मोर मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज़। मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज मतलब वो गवर्नमेंट कंट्रोल उसमें मिनिमल होता था और मार्केट फोर्सेस उसमें ज़्यादा होती थी। मतलब मार्केट को अगर लगता है ये करना है तो मार्केट करेगी, तो उसका गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेटरी थी उसमें। ठीक है, whereas India on the other hand supported the socialist principle policies। सोशलिस्ट पॉलिसीज़ मतलब बेसिकली वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये पॉलिसीज़ गवर्नमेंट देख रही थी। अभी एक ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं नेशनलाइजेशन की। 1955 में इंडिया नेशनलाइज इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पहले इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, फिर उसको नेशनलाइज किया गया with extensive banking facilities on a large scale, especially in rural and semi-urban areas। 1955 में इंडिया nationalized Imperial Bank of India with extensive banking facilities on large scale in rural and semi-urban। It formed State Bank of India to act as a principal agent of RBI and to handle banking transactions of the union and state। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बनाया प्रिंसिपल एजेंट ऑफ आरबीआई टू हैंडल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, 19 जुलाई 1969 जो हम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक देख रहे हैं वो 14th ये इसमें क्या किया, 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया वर नेशनलाइज। 19 जुलाई 1969 डेट ध्यान में रखना। ठीक है, द सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन इंडियन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स वॉज कैरिड आउट इन 1980, मतलब 11 साल के बाद। ठीक है, 11 साल के बाद सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन। उसमें कितने बैंक्स किए थे? 6 बैंक्स वो टाइम पे 1980 में नेशनलाइज किए गए। ये क्या, ये करने से क्या हुआ? दिस स्टेप ब्रॉट 80% ऑफ द बैंकिंग सेगमेंट इन इंडिया अंडर गवर्नमेंट ओनरशिप। 80% ऑफ बैंकिंग सेगमेंट इन इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ओनरशिप। गवर्नमेंट ओनरशिप में आके सी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनीथिंग ना कि 80% अभी गवर्नमेंट ओनरशिप में है, तो आपके दिमाग में पहले ही चलना चाहिए, अच्छा गवर्नमेंट ओनरशिप में है तो गवर्नमेंट अगर ओनरशिप में है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट उसको अच्छे से रेगुलेट करेगी, गवर्नमेंट अपने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स डालेगी उसमें, गवर्नमेंट लेंडिंग रेट को ईज करेगी या प्रायोरिटी सेक्टर रिफॉर्म्स लाएगी, या गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज़ लाएगी जो बैंक्स को कंपेल करे कि वो एग्रीकल्चरल सेक्टर या वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए ज़्यादा लेंडिंग करे। ठीक है, ऐसे जब आप ऐसे सोचना चालू करोगे ना, तब यू आर गेटिंग अ स्टेप क्लोजर टूवर्ड्स क्लियरिंग द सिविल सर्विसेज। ठीक है, अभी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक? जब इंडिपेंडेंस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी? अडॉप्टेड प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर कंट्री।
Nationalization was in accordance with the national policy of adopting the socialistic pattern of the society. Nationalization किसके accordance था? National policy of adopting the socialistic pattern of the society. Nationalization came at the end of the troubled decade. Troubled decade क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि 1969 में हुआ था और 1962 में आपको पता है इंडिया का चाइना के साथ वॉर हुआ था, 1965 में इंडिया का पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, फिर ड्रॉट्स हुए थे 2 साल इंडिया में ड्रॉट हुआ था, उसमें हम लोग फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे थे बहुत. मैं आगे के लेक्चर्स में 5 ईयर प्लान्स लेके आने वाला हूँ एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी. ठीक है, ये जो भी टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको प्रीलिम्स में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. ये थरली आप 2-3 बार वीडियो देख लोगे, आपको इधर से कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी ईजिली सॉल्विंग इट. ठीक है, तो नेशनलाइजेशन केम एट द ट्रबल डिकेड. ठीक है, देयर वर 2 वॉर्स, जैसे हमने बात की चाइना के साथ 1962 एंड पाकिस्तान के साथ 1965. दैट पुट इमेंस प्रेशर ऑन पब्लिक फाइनेंसेस. 2 successive years of drought had not only led to food shortages but also compromised national security because of the dependence on American food shipments. PEL 480 program, very important. आपको डायरेक्टली कोई भी सिविल सर्विस के एग्जाम में पूछ सकते हैं. PEL 480 program is related to American food shipments coming to India. ठीक है, and subsequently a 3-year plan holiday affected aggregate demand as public investment was reduced. जो 3 ईयर की प्लान हॉलीडे थी, मतलब एक साल की 5 ईयर प्लान्स बनाते थे पहले, बट ये जो 3 साल थे उसमें एक ईयर के प्लान बनाए गए. तो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है ये कौन से 3 साल थे जिसमें एक साल के प्लान बने, जिसको प्लान हॉलीडे भी बोला जाता है. ठीक है, द डिकेड ऑफ 1960s to 70s was lost decade for India as the economic growth barely outpaced population growth and average income stagnated. क्या हुआ था बेसिकली, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ और पॉपुलेशन ग्रो हो रहा था बट इनकम उतना ही रह रहा था, तो स्टैगनेंट हो गया था वो टाइम पे 1960s to 70s के बीच में. ठीक है, एग्रीकल्चर नीडेड अ कैपिटल इन्फ्यूजन विद द इनिशिएशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया दैट एम टू मेक द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन फूड सिक्योरिटी. ठीक है, जब ये सब हुआ तब हम लोग एक फूड सिक्योरिटी के टूवर्ड्स हमारा एक स्टेप गया. ठीक है, other reasons responsible for nationalization of banks were social welfare, controlling private monopolies, expansion of banking to rural areas, reducing regional imbalance to curb the urban-rural divide, priority sector lending. Priority sector lending मतलब guys one more thing, PSL से priority sector lending में अभी मेरे को याद है कि if they give you कि you know ऑप्शंस देंगे कि एग्रीकल्चर दिस, तो याद रखना गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली एडेड स्टार्टअप्स एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. ठीक है, मतलब स्टार्टअप्स को भी अगर कोई बैंक लोन देगी तो डैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. ठीक है, इन इंडिया द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज़ वर द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द नेशनल इनकम. वो टाइम पे जब 1960s-70s का टाइम था तब एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था, मतलब हमारी खेत और जो सब था, दैट वाज कंट्रीब्यूटिंग टू अ लार्ज पार्ट इन द नेशनल इनकम. सो बेसिकली नाउ वी आर इनटू सर्विस, मतलब हमारे जीडीपी का मैक्सिमम पार्ट जो होता है दैट इज़ सर्विस सेक्टर. ठीक है, वो टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर. मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. नेशनलाइजेशन एम्ड एट मोबिलाइजिंग द सेविंग्स ऑफ द पीपल टू द लार्जेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट एंड यूटिलाइज देम फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेस. ठीक है, नेशनलाइजेशन क्या काम में आएगा? नेशनलाइजेशन जब होगी बैंक्स के ऊपर विश्वास होगा लोगों का, क्योंकि बैंक्स कंट्रोल किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, तो लोगों को ये तो पक्का रहेगा कि गवर्नमेंट पैसे लेके भागेगी नहीं कहीं. जब पैसे लेके भागेगी नहीं तो जो आम आदमी आपके और मेरे ऐसे पैसे बैंक में डालेंगे तो बैंक के पास पैसे होंगे तो बैंक ज़्यादा लेंड कर सकेगी. गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे तो गवर्नमेंट ज़्यादा लेंड करेगी तो ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी तो ज़्यादा ग्रोथ होगा. ठीक है, what were the benefits of nationalization? After the nationalization of banks, the branches of the public sector bank India rose to approximately 800% in deposit, and advances took a huge jump by 11,000%. You can't even calculate the amount of the jump it is being taken, but you can see the benefit of nationalization. मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज में
डिपॉजिट एंड एडवांसेस रोज हुए, ठीक है. Banking under government ownership gave the public implicit faith and immense confidence about the sustainability of bank. जैसे हमने बात किया, गवर्नमेंट पैसे लेके नहीं भागेगी. Banks were no longer confined to only metropolitan और cosmopolitan in India. जैसे हमने बात किया पहले, सिर्फ बैंक्स सिर्फ अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है वहीं पे रहते थे. अभी बैंकिंग सेक्टर रीच्ड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ इंडिया. दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर इंडियाज़ ग्रोथ प्रोसेस, पर्टिकुलरली इन ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था आप मेरे को बताएंगे, ठीक है. पब्लिक डिपॉजिट इन द बैंक्स हैव इंक्रीज सो मच दैट लीविंग इट कम्प्लीटली टू द प्राइवेट सेक्टर माइट पोज अ चैलेंज. अब क्या चैलेंज है गवर्नमेंट के पास में? अब नेशनलाइजेशन की बात करें तो हमने क्या चैलेंज है कि यार प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास इतना पैसा है, अगर एक दिन किसी दिन वो उठ के खड़े हो गए कि भाई नहीं है हमारे पास पैसे नहीं, जैसे अभी येस बैंक के साथ हुआ, जो एनपीएज उनके रोज़ हुए. तो व्हाट डज दिस से? दिस इज कि गवर्नमेंट का थोड़ा रेगुलेटरी कंट्रोल होना चाहिए ऐसे बैंक पे, ठीक है. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991 स्टार्टेड एन एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. However, the political control of bank lending continued even after the 1991 reforms. ठीक है, क्या बोलते हैं? द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द बैंक. अभी तो बैंक बोर्ड ब्यूरो है जो सिलेक्ट करता है. अभी तो पॉलिटिकल ये थोड़ा कम हुआ है, ठीक है. जैसे इट विथ रिस्पेक्ट टू प्री 1990 प्री एलपीजी रिफॉर्म्स विच टुडे हैज़ कल्मिनेटेड इनटू द बैड लोन और एनपीए. इसके वजह से क्या हुआ है? पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द बैंक के वजह से क्या होता है? यूजुअली पॉलिटिकल कंट्रोल जब होते हैं तब नेपोटिज्म होता है, और फिर उसमें इसको मेरे ही लोगों को लोन दो, या मेरे ही वर्कर्स को लोन दो, या मेरे ही जो पहचान वाले उनको लोन दे दो विदाउट चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड दैट लीड्स टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और बैड लोन, ठीक है, एंड स्लोज डाउन द इंडियाज ग्रोथ ट्रैजेक्टरी. Was the nationalization of banks a right move? I want you to write as well in the comment section. Was the nationalization of banks a right move? NPA crisis since 2012, non-performing asset crisis since 2012 is at least partly explained by the credit bubble that grew under political patronage that emerged out of the government's control of banks. जैसे हमने पहले बात की, जो गवर्नमेंट कंट्रोल थी बैंक की, उसके वजह से ही बैड लोन्स और क्योंकि उनके if it was just if the control was with private sector, why is not, if you can see now, the private sector का जो lend किया उतना NPAs नहीं है. if you see IndusInd Bank, if you see HDFC Bank, they have very less NPA, but whereas you see the government sector banking, वहाँ पे बहुत ज़्यादा NPAs है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के जो बैंक्स है, इट हैज़ अ पॉलिटिकल पेट्रोनेज, मतलब इट हैज़ सम पॉलिटिकल एफ्लुएंस विद इट, ठीक है. Nationalization of banks led to an interest rate structure that was incredibly complex. Nationalization की वजह से क्या हुआ? जो इंटरेस्ट रेट हुआ था वो कॉम्प्लेक्स हो गया. क्यों? क्योंकि इसके लिए अलग इंटरेस्ट रेट, इसके लिए अलग इंटरेस्ट रेट, प्रायोरिटी सेक्टर के लिए अलग, एग्रीकल्चर के अलग. सो इट वाज अ लिटिल दिस. इवन इवन बिफोर जीएसटी कौन सा आया था? 100 which constitutional amendment? Guys, you have to tell me which is the constitutional amendment for GST. As well as before GST, our tax structure was very complex, but now it has been a little simplified because of goods and service tax. There were different rate of interest for different types of loans. Just we spoke about this. The Indian Central Bank eventually ended up managing hundreds of interest rate. Yes. This defeated the purpose of nationalization, as due to complex structure loans never reached the needy ones. इसके वजह से क्या हुआ? जो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के वजह से द लोन्स जो कभी जिसको ज़रूरत थी उसके तक पहुंची ही नहीं, ठीक है. बैंकिंग इज़ अ हाईली कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज विच वर्क्स ऑन प्रॉफिट. Nationalization of banks has led to lesser competition between the public sector and private sector bank. मतलब बेसिकली जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, उतना ज़्यादा पीपल सेंट्रिक होगी. सी इट इज़ अ 2-way अप्रोच. इट कैनॉट बी सेड एज अ 1-way अप्रोच. मतलब
तुम्हारी सर्विसेज बेटर होंगी, बट शायद एक्सक्लूजन इन द सर्विस होगा, क्योंकि यू नो द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द गवर्नमेंट और द socialistic pattern of India would be neglected, because the poor people wouldn't be getting that services, क्योंकि service will be for a cream layer only. So it is a debatable topic. This has created a bureaucratic attitude in the functioning of the banking system. ठीक है? Lack of responsibility and initiative, red tapeism, inordinate delays are common features of nationalized banks. जैसे आपको तो पता है, आप SBI गए रहोगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में आप गए रहोगे तो आप एक गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में जाइए और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाइए, यू विल कम टू नो द डिफरेंस, एंड व्हेन यू सी द डिफरेंस यू गॉट टू टेल मी दैट व्हाट डिफरेंस डिड यू सी. ठीक है. ऑल्दो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी इज नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट. लिबरल क्रेडिट पॉलिसी ज़रूरी है फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए. किसको? वीकर सेक्शंस ऑफ द रूरल कम्युनिटी. सच अ पॉलिसी में प्रूव हार्मफुल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑल्सो. मतलब ऐसी पॉलिसी बैंकिंग सिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए भी हार्मफुल है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. वी एंड आर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिम्स एज वेल एज द मेन्स परस्पेक्टिव, एंड वी वुड टॉक अबाउट more such economic concepts in my future videos. So please subscribe to my channel and keep loving us. Thank you very much.